तो चलिए बच्चों बात करते हैं इशू ऑफ शेयर से। तो इशू ऑफ शेयर ये जो चैप्टर है हमारा, इसको समझने के लिए, हालांकि इंट्रोडक्टरी सबको पता है कि इशू ऑफ शेयर क्या है, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही और कई बच्चों का दिमाग में आता है सर कि इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें। तो ये बात मैंने आप लोगों को जब 12th क्लास पढ़ाया था तो उस वक्त भी ये बात बोली थी और स्टिल अब भी मैं आपको ये बात बोलूंगा कि क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आपको क्वेश्चन की टर्म समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर बड़ी सारी बातें लिखी होती हैं, जिस तरीके जैसे कि ऑथोराइज शेयर्स किसे कहते हैं, इशूड शेयर किसे कहते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर्स किसे कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जब क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब लिखा होता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। लेकिन क्वेश्चन में इतनी सारी बातें होती हैं हम समझ ही नहीं पाते कि किससे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हमें मतलब ही पता नहीं होता। तो क्यों ना हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या बोल रही हैं। उन टर्मिनोलॉजीज को लेते हुए फिर जब बात समझ में आ जाएगी फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा और फिर धीरे धीरे करते करते आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। अब देखना यह है कि शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, शेयर कैपिटल बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैं ये टर्मिनोलॉजीज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो टर्म के बारे में पता होगा तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, और उसी को लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट समरी में फास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर ये चैप्टर आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए आपको बेसिकली इसका बेस आपका क्लियर है, इसलिए आपको इजीली समझ में आता चला जाएगा। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, फिर है इशूड कैपिटल और फिर है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब मान के चलिए ये कंपनी है, मान के चलिए ये कंपनी है और आज इस कंपनी के अंदर अगर हम ये सोचें कि इस कंपनी को मार्केट के अंदर इसके शेयर्स इशू करने हैं, मान के चलिए ये हम डायरेक्टर बैठे हैं, आप और हम 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस कंपनी ने ये सोचा कि मार्केट के अंदर हम अपने शेयर्स इशू करते हैं। ये भारत की जनता है, इसमें शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, इस कंपनी का नेम होगा हमारा XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी को हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके, हर स्टेट में होता है एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और उस कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेंगे। और रजिस्टर करवाने के बाद, कंपनी को रजिस्टर करवाने के बाद जब रजिस्ट्रार हमसे पूछेगा, आपको थोड़ा सा मसाला लगा के बात को समझा रहा हूं ताकि आपको बात इजीली समझ में आ जाए। तो ROC जो है यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हमें क्या बात बोलेगा कि आपको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ओवरऑल कितने पैसे की जरूरत है, यानी वो हमसे हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल पूछ रहा है। यानी अगर हमने बात की कि हमें मान के चलिए अगर हमें 20 लाख रुपीस, हमने उसको बोल दिया, एक मनगढ़ंत फिगर मैंने बता दी आपको कि यूं ही 20 लाख रुपए मान के चलें कि अगर हम बोलते हैं कि हमें 20 लाख रुपए की जरूरत है और हमें 100 रुपए का एक शेयर जो है 20 लाख रुपए को 100 रुपए के एक शेयर के अंदर डिवाइड करना है, तो मैं इसको 100 रुपीज पे डिवाइड कर दूंगा। तो ऑथोराइज्ड मैंने अपने शेयर करवा लिए कितने, 20,000 हमारे शेयर्स मैंने ऑथोराइज करा लिए कि वो एक शेयर मेरा 100 रुपीज का होगा। तो जब हम अपने रजिस्ट्रार के पास जाते हैं अपने शेयर्स को ऑथोराइज्ड कराने कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। हमने अपने 20,000 शेयर्स ऑथोराइज करा लिए रजिस्ट्रार के पास जाके कि हमें इससे ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसने उसके ऊपर सिग्नेचर करके दे दिए 20,000 शेयर 100 रुपए का एक, आप इतने शेयर मार्केट में ऑफर कर सकते हो लोगों को, 20,000 शेयर से पैसा मंगा सकते हो। हमें एक लिमिट तय करवानी पड़ती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर आपको ऑथोराइज्ड करवानी पड़ती है। तो हमने 20,000 शेयर ऑथोराइज करवा लिए, 100 रुपए का एक था, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये हमने अपनी लिमिट तो तय करा ली, लेकिन क्या इस लिमिट तय कराने के बाद क्या हम सारा पैसा एक साथ लोगों को ऑफर कर देते हैं? इशूड कैपिटल किसे कहते हैं? इशूड कैपिटल वही कहते हैं जितने शेयर्स हम लोगों को ऑफर करेंगे कि आओ हमारे शेयर खरीदो। आपने लिमिट तो तय करा ली रजिस्ट्रार के पास, अब आपस में डिसाइड किया कि लोगों से कितने मंगाने, ठीक है, लोगों से कितने मंगाने। अब एग्जांपल के तौर पे 20 में से मान के चलिए मैंने सोचा कि चलो जी लोगों से भी 5,000 शेयर ही मंगाते हैं,
5,000 लोगों को ही ऑफर करते हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 5 लाख रुपए। और उस 5 लाख रुपए से बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपके मन में विचार आया, सर एक बात बताओ, 5,000 शेयर ही क्यों, हम 20 के 20 क्यों नहीं मंगा लेते? मैंने कहा चलो इस बात को समझाने के लिए आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, मैं आपको एक समझाना चाहता हूं इस बात को कि कंपनी जब भी पैसा मंगाती है, ठीक है, अगर एक साथ पैसा बहुत ज्यादा मंगा लेगी तो उसकी वेस्टेज बढ़ जाएगी, और कम मंगाएगी तो जरूरतें पूरी नहीं होंगी। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा सा खुल के और बताओ। मैंने कहा मान के चलिए ये आप हैं, आपको अपने पापा से पॉकेट मनी मिलती है। सर हमें तो कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों? सर हम नालायक हैं, हमारे पापा जी को पता है कि पॉकेट मनी देंगे तो बच्चा सारा पैसे खर्च कर देगा। मैंने कहा नहीं बच्चे, मान के चलो कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपीज, ठीक है सर। आपने कहा हमने मान ली, हमें 1000 रुपीज की पॉकेट मनी मिल रही है। एक दिन पापा जी ने खुश होकर बोला कि नहीं बेटे, आज मैं तुम्हें इस महीने 1000 रुपए की पॉकेट मनी ना देके 5000 रुपए देता हूं। है सर 5000 रुपए? सर इतने अच्छी हमारी किस्मत नहीं। मैंने कहा बस बेटे मानना ही है, मिले नहीं है आपको। आपके पापा जी ने बोला कि 5000 रुपए इस महीने ले लो, तो आपके पास आप वो सारे खर्चे करना चालू कर दोगे जिनकी जरूरत भी नहीं है। मान के चलो पापा ने बोला कि 5 महीने की मैं पॉकेट मनी तुम्हें एक साथ दे देता हूं, ठीक है, तो आपने क्या काम करना है? वो 5 महीने की पॉकेट मनी एक साथ खर्च कर देनी है। सर आपको कैसे पता कि ऐसा ही होगा? मैंने कहा मुझे पता है बच्चों, ये तुम सारे बच्चे नालायक हो और सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं कि साथ जितना पैसा पापा जी दे देंगे वो सारा पैसा 5 महीने का एक साथ खर्च हो जाएगा, और अगले महीने बोल दोगे पापा जी वो तो खर्च हो गए और दो, तो इसलिए तो पापा देते नहीं है। तो वही चीज यहां पर है कि आपके 5000 रुपए एक साथ खर्च हो जाएंगे, इसलिए पापा को पता है इस बात का, वो टुकड़े टुकड़ों में पैसा देते हैं। तो वही बात कंपनी के साथ भी होती है। कंपनी मान के चलिए अगर एक साथ सारा पैसा मंगा लेगी तो सारा पैसा एक साथ खर्च हो जाएगा, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी उतना ही पैसा मंगाती है। तो कंपनी ने क्या काम किया? 5000 शेयर्स के पैसे ही मंगाए, 20,000 के एक साथ नहीं मंगाए। तो इसका मतलब ये हुआ ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोगों को ऑफर करेंगे कि आओ और हमारे शेयर खरीद लो। मैंने मन गणत लिया 5000 शेयर। सर 5 की जगह हम, ऐसा भी हो सकता है कि 20 में से 7000 इशू कर दें। मैंने कहा हाँ। सर ऐसा भी हो सकता है 20 में से 10,000 इशू कर दें। मैंने कहा हाँ। सर क्या ऐसा भी हो सकता है 20 में से 4,000 इशू करें? मैंने कहा हाँ बेटे हाँ, कुछ भी हो सकता है। आप जो मर्जी है उतने शेयर्स मार्केट में ऑफर कर सकते हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकली कैसे होता है? मैंने कहा बेटे कंपनी का एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जिसे हम बोलते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो इस चीज को डिसाइड करता है कि कंपनी में कितने पैसे की जरूरत है और हमें कितने ऑफर करने हैं। तो हमने 20, कंपनी के CFO ने बोला कि साहब 20,000 शेयर में से मैंने अभी मनगढ़ंत मान लिया 5,000 शेयर हमें लोगों को ऑफर करने हैं। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या हुई? मैक्सिमम लिमिट हुई जितनी हम रजिस्ट्रार के पास जाके सेट करते हैं। इशूड कैपिटल वो कैपिटल हुई जो आप लोगों को ऑफर करते हो कि हमारे शेयर खरीदो। और 5,000 में भी पॉसिबल कि 5 के 5,000 लोग आ जाएं और हमारे शेयर खरीद लें। मे भी पॉसिबल कि 3,000 लोग ही आए, सब कम आए। हाँ जरूरी थोड़ा हम जितने लोगों को बोले उतने के उतने लोग आ जाएं। सर कहते तो ठीक हो। मैंने कहा और 5,000 शेयर के लिए बोला मे भी पॉसिबल 7,000 लोग उठ के आ जाएं। हैं? मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है कि ज्यादा लोग आ जाएं। अच्छा, तो जितने हमने ऑथोराइज कराई यानी जितनी हमने लिमिट तय करवाई वो मैक्सिमम लिमिट ऑथोराइज कैपिटल, जितने हमने ऑफर किए वो इशूड कैपिटल, और जितने लोगों ने लिए वो सब्सक्राइब कैपिटल। ओ मैंने कहा वही तो ये चीज सर आप ये चीज लिखवा दो। मैंने कहा तो फिर लिखो ऑथोराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन। ऑथोराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन लिख लो। ऑथोराइज्ड कैपिटल is the maximum limit of share capital. Authorized capital is the maximum limit of share capital which is offered to the public. ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट होती है शेयर कैपिटल की। तो लिखें बच्चों ऑथोराइज कैपिटल का मीनिंग लिखें। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल,
which is registered by registrar of companies. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके जो कैपिटल रजिस्टर करवाई जाती है वो मैक्सिमम लिमिट कहलाती है, उससे ज्यादा शेयर्स हम मार्केट में ऑफर नहीं कर सकते. ठीक है सर. अब आप इशूड कैपिटल के बारे में भी लिखवा दो, तो मैंने कहा लिखो फिर इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल तो लिखें, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ issued capital is that part of authorized capital, यानी ये authorized capital का वो भाग है which is offered to the public, जो आप पब्लिक को ऑफर करते हो. अब आप देखो 20,000 शेयर में से हमने पब्लिक को कितने ऑफर किए? 5,000 शेयर. तो इशूड कैपिटल क्या हुई? वो भाग हुआ आपका ऑथोराइज कैपिटल का जो कि आप पब्लिक को ऑफर करते हो. इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया? इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक. अब आइए सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में भी लिखवा दो ना, तो मैंने कहा लिखो फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल की क्या डेफिनेशन है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which is taken up by the public. ये कहते हैं साहब सब्सक्राइब कैपिटल वो पार्ट है इशूड कैपिटल का जो कि पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए लिया. अच्छा सर, अब हमें सारी बात समझ में आ गई कि ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम लिमिट होती है. मैंने कहा बिल्कुल ठीक. सर इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होती है. मैंने कहा बिल्कुल ठीक. और सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होती है जो लोगों ने लिया. मैंने कहा बिल्कुल ठीक. तो देखो बच्चों, इसके अंदर 3 तरीके की सिचुएशन आती है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर अगर हमने 5,000 शेयर के लिए ऑफर किया था और लोगों ने 5 के 5,000 शेयर ले लिए तो यह कहलाता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन. ओह सर, हमने अगर 5,000 शेयर के लिए बोला और 3,000 शेयर के लिए आए तो यह कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सारे लोग नहीं आए खरीदने. अच्छा सर, हमने 5,000 शेयर के लिए बोला और ज्यादा आ जाते हैं तो ज्यादा आ गए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन. ओ सर, नाम सुना है. मैंने कहा इसी के अंदर तो सुना था आपने कि प्रोरेटा एडजस्टमेंट, या तो प्रोरेटा करते हैं या रिफंड कर देते हैं. हाँ सर, हमें बहुत दिक्कत आती थी. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको एक एक करके सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी. बस आप मेरी सारी क्लासों को एक एक करके लेते चले जाएं. बिल्कुल अपना कंटिन्यूएशन नहीं तोड़ना. जब आप सारी पॉइंट्स को, सारी क्लासेस को एक एक करके लेते चले जाओगे तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो ये तो बात थी ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल की. और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो शेयर्स के बारे में करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बात बता दी थी. क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या बात बतानी है? टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें यूज करनी है इसके अंदर. तो शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर्स. सर हम बताएंगे. मैंने कहा नहीं बच्चे, मैं ही बताऊंगा. सर इक्विटी शेयर. मैंने कहा बिल्कुल ठीक. मैंने तुम्हें मना किया था बताने को. सर बहुत आसान है. मैंने कहा फिर बताओ दूसरा. प्रेफरेंस शेयर्स. बिल्कुल ठीक. बेटा देखिए, शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. और बातें भी 2 हैं. सर कौन सी 2 बातें? मैंने कहा देखो, एक होता है कंपनी अकाउंट्स और एक होता है कंपनी लॉ. कंपनी के लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर रात दिन का फर्क है. बहुत फर्क है दोनों के अंदर, कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर मैं बात करता हूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो एंट्री इक्विटी शेयर्स की होती है वही एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स की होती है. और हमारे कोर्स के अंदर क्या है? इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज. तो अकाउंटिंग एंट्रीज जब मैं भी आपको बताऊंगा तो अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर दोनों के अंदर कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा. दोनों की बस नेम का फर्क होगा, बाकी दोनों की एंट्री एक जैसी होगी. सर इस पॉइंट को भी लिखवा दो, तो मैंने कहा लिखो. इट इज टू बी नोटेड दैट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर
both kind of shares are same, both kind of shares are same। ठीक है सर, यहां तक की बात हमें आपकी समझ में आ गई, तो मैं भी उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब जैसा कि हमने बात पढ़ी कि शेयर दो तरीके के होते हैं, इसी तरीके से हम बात करेंगे। जैसे मैं मान के चलिए कि आपका एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। कंपनी कभी भी शेयर्स के ऊपर 10 रुपए पर पैसे, नॉर्मली ऐसा होता है कि एक साथ पैसे कभी नहीं मांगती, शेयर का पैसा हमेशा टुकड़ों में मांगती है, ठीक है। और दूसरी बात, शेयर जो इशू भी होते हैं वो भी 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, पूरी बात समझाओ। तो लिखो, आप लोगों ने ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई होगी, और हालांकि मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो जो शेयर इशू जब होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। शेयर इशूड एट पार पे होते हैं, शेयर इशूड होते हैं एट पार पे, एट प्रीमियम पर, और एट डिस्काउंट पे। शेयर इशू 3 तरीके से होते हैं। जब 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए का ही अवेलेबल होता है तो हम कहते हैं पार, और जब 10 रुपए का शेयर मार्केट में ज्यादा का अवेलेबल होता है तो वो कहलाता है प्रीमियम, और जब 10 रुपए का शेयर मार्केट में कम का अवेलेबल होता है तो वो कहलाता है डिस्काउंट। तो देखिए, जब शेयर जब फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरता है तो वो कहलाता है फेस वैल्यू, और जब मार्केट में उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है तो वो कहलाती है मार्केट वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केट वैल्यू ज्यादा हो फेस वैल्यू से तो वो प्रीमियम होता है, और जब मार्केट वैल्यू कम हो फेस वैल्यू से तो वो डिस्काउंट कहलाता है, और जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो तो वो पार कहलाते हैं। ठीक है सर। तो लेकिन बेटे मजे की बात यह है कि जब से देखिए कंपनी में अलग अलग अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है, कुछ नियम चेंज होते हैं। कंपनी का एक्ट बना था 1956 में, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे परिवर्तन आए, और अभी रिसेंटली कंपनी में अमेंडमेंट्स आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, और कंपनी एक्ट 2013 लागू हो रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि शेयर्स को कभी भी हम इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट के ऊपर। तो सर शेयर्स को हम इशू पार पे और प्रीमियम पे ही कर सकते हैं, केवल डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, यानी कम भाव पे शेयर्स को हम इशू नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं। तो सर आपने बताया क्यों? मैंने कहा बेटे इसलिए आपको बताया क्योंकि जब मैंने चैप्टर आपको चालू किया था उसी वक्त बता दिया था कि इशू ऑफ शेयर पर बेस्ड ही आगे वाले चैप्टर है। जैसे कि आपको आने वाले समय में जब इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ोगे तो वो इशू ऑफ शेयर जैसा ही चैप्टर है, लेकिन वहां पर ये नियम है कि जब आप डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को जब आप इशू करते हो तो डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। अच्छा, तभी मैंने आपको बेटा ये बात बताई है कि डिस्काउंट का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आपको पता रहे कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। हालांकि नो डाउट शेयर्स को हम इशू नहीं करते हैं, लेकिन डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। इसको थोड़ा करेक्ट लिख लो, इशू ऑफ शेयर्स एट। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो कंपनी कभी भी उस एक शेयर के ऊपर पैसा एक साथ नहीं मंगाएगी, हमेशा टुकड़ों में मंगाएगी। ठीक है, किस्तों में पैसा मंगाएगी। पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का नाम फर्स्ट कॉल, चौथी किस्त का नाम सेकंड कॉल। सर क्या थर्ड कॉल फोर्थ कॉल भी हो सकती है? मैंने कहा हाँ बच्चों हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके सेकंड कॉल तक के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेकंड कॉल तक ही मान के चलें। सर क्या इन किस्तों की एंट्री करनी पड़ेगी? मैंने कहा हाँ बच्चों हाँ, इन किस्तों की एंट्री करनी पड़ेगी। सर क्या एंट्री करनी पड़ेगी बताओ? तो मैंने कहा लिखो फिर जर्नल एंट्रीज, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री बताऊंगा। सर एप्लीकेशन की क्यों नहीं बताओगे? मैंने कहा बेटे उसके पीछे कारण है। पहले मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री बताऊंगा, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री बताऊंगा, फिर सेकंड कॉल की एंट्री बताऊंगा, उसके बाद एप्लीकेशन की बताऊंगा। ठीक है सर। मैंने कहा देखो बच्चों, हमें जो एंट्री करनी है वो इन द बुक्स ऑफ कंपनी करनी है। सर इस बात का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटे कंपनी मानते हुए आपको एंट्री करनी है। कई बच्चों को तो ये क्लियर ही नहीं होता कि हम क्या मानते हुए अपने आप को एंट्री करें, शेयर होल्डर या कंपनी। आप अपने आप को कंपनी मानते हुए एंट्री करें। तो कंपनी क्या काम करती है? कंपनी पैसा मंगाती है। सबसे पहले शेयर होल्डर को बोलेगी भाई शेयर होल्डर पैसा लाओ और दो,
ठीक है, तो एक एंट्री पैसा मांगने की होती है और एक एंट्री पैसा मिलने की होती है। तो मांगने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर आप अलॉटमेंट मांग रहे हो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री मांगने की होती है सर, और इसको ड्यू की एंट्री भी तो कहते थे। मैंने कहा हाँ बच्चों, आप इंग्लिश में बोलो तो ड्यू की एंट्री। ड्यू क्या चीज हो रही है? अमाउंट ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट का। और हिंदी में बोले तो मांगने की एंट्री। क्या मांगने की? अलॉटमेंट मांगने की। और एक होती है पैसा मिलने की एंट्री। सर मिलने की एंट्री को रिसीव की एंट्री भी तो कहते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओ सर, जहां पर बैंक आ गया इसका मतलब वहां पर रिसीव है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सर, फर्स्ट कॉल की एंट्री हम बताएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बेटे, अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री बता सकते हो। तो ड्यू एंट्री की अगर करें तो जहां पर सिर्फ मैंने अलॉटमेंट लिखा है वहां केवल फर्स्ट कॉल आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बैंक वाली एंट्री के अंदर जहां पर आपने वही अलॉटमेंट लिखा है वहां फर्स्ट कॉल आ जाएगा, बस बाकी एंट्री सेम है रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये आपकी सिमिलर सेम टू सेम एंट्री हो जाएगी। सर सेकंड कॉल हम बताएंगे। नहीं बेटे, अब तो मैं ही बताऊंगा। सर हमें बताने दो। मैंने कहा लो फिर बताओ। सर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, जहां अलॉटमेंट था वहां सेकंड कॉल लिख दिया, टू शेयर कैपिटल। अच्छा, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ओ सर ये तो बहुत आसान है। सर अब एप्लीकेशन की। मैंने कहा देखो बच्चों, एप्लीकेशन एक ऐसा होता है कि जहां पर पैसे हम पहले मिलने की एंट्री करते हैं और बाद में मांगने की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहले बैंक वाली एंट्री कर ली मिलने वाली, और बाद में मांगने वाली एंट्री करते हैं। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए कि सबसे पहले कंपनी जब शेयर इशू करती है तो लोग बाग सबसे पहले पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि इनको शेयर देने या नहीं देने। तो एप्लीकेशन के वक्त ऐसा ही प्रोसीजर होता है कि पहले पैसा आता है और बाद में कंपनी उनको शेयर देती है, ये डिसाइड करके कि देने या नहीं, और नहीं देने होते तो पैसा रिजेक्ट कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं उनका पैसा। तो इसीलिए यहां पर पहले पैसा मिलने की एंट्री होती है और बाद में मांगने की। सर अच्छी तरह समझ में नहीं आया। मैंने कहा जिन बच्चों को अच्छी तरह समझ में नहीं आया वो सिर्फ इतना सा ही मान लें, उनके लिए समझना इतना ही काफी है कि एप्लीकेशन पर पहले पैसा मिलने की एंट्री करते हैं और बाद में पैसा मांगने की एंट्री करते हैं। ठीक है सर, अब हमें बात क्लियर है। सर मैंने कहा बोलो। सर यहां पर इक्विटी और प्रेफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? सर यहां पर नाम ही नहीं आया। मैंने कहा वही बात समझाना चाहता हूं बेटे, मैंने कॉमनली लिख दिया शेयर एप्लीकेशन। मान के चलिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है इक्विटी शेयर, तो आपकी एंट्री कैसे बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पे एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के अंदर भी ऐसे हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सर मैंने कहा बोलो। सर अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते तो? मैंने कहा तो क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स होते तो बस शेयर से पहले प्रेफरेंस का नाम लगा देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बेटे प्रेफरेंस शेयर से पहले कुछ परसेंटेज भी लिखी होती है, बच्चे कहते हैं सर उस परसेंटेज का क्या करना है? जैसे ऐसा लिखा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर। बेटे कुछ भी नहीं है, वो डिविडेंड रेट होती है, लेकिन हाल फिलहाल आप उसके लिए इतना ही मान के चलें कि वो एक नाम है। तो आप इस तरीके से पूरा नाम लिखेंगे, जैसे मन गणत मान के चलिए 6% प्रेफरेंस शेयर लिखा है,
तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। इस तरीके से आपको बस शेयर से पहले वो नाम लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं बेसिकली एंट्री किस तरीके से होनी है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो तो सर अच्छा लगेगा हमें। मैंने कहा बेटे तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो आओ इस बात का एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एट पार का। सर एट पार, जहां 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का बिकता है। मैंने कहा वही तो मान के चलिए अगर आपके 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच है और आपको पर शेयर पे वैल्यू दे रखी है 3, 2, 3 एंड 2, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और अलॉटमेंट पर सेकंड कॉल के ऊपर 2 रुपए। एप्लीकेशन पे 3 रुपए हो गए, 2 रुपए अलॉटमेंट पर हो गए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर हो गए और 2 रुपए सेकंड कॉल पे हो गए। इस तरीके से अगर आपको बाइफर्केशन दे रखा है तो अब आप टोटल करके देख लें क्या 10 रुपए बैठ रहा है। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 × 2 10 बिल्कुल बैठ रहा है। और आपको इन्हीं की एंट्री करनी है। सर एंट्री तो हम सीख कर आए हैं। तो मैंने कहा बस फिर चिपकाते जाओ। सर चिपकाने में तो हम वैसे ही बहुत माहिर हैं, आप बोलते जाओ हम टीपते जाएंगे। मैंने कहा सारे ना, तो चलो लिखो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा इक्विटी मानते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पर बैंक वाली एंट्री होती है। 3 रुपए पर शेयर है, 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 × 3 30,000। सर मैंने कहा बोलो सर हम तो डायरेक्टली 30,000 लिख देते हैं, आपने 10,000 × 3 लिखा, क्या ये लिखना जरूरी है? मैंने कहा देखो बच्चों लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिखना अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि धीरे धीरे जब क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी तो आपके लिए यही काम आएगा। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई, हम लिख लेंगे। तो मैंने कहा फिर बढ़ो। दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मिलने की एंट्री थी, ये मांगने की एंट्री थी, तो जितनी मिलने की है उतनी मांगने की एंट्री होगी। तो ये 10,000 × 3 से ये भी एंट्री हो जाएगी, तो 30,000 एंड 30,000। सर आगे बताओ। तो मैंने कहा आगे अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट मांगेंगे हम, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज पर शेयर है, तो अब आप अलॉटमेंट की सबसे पहले ड्यू की एंट्री करें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये 2 रुपीज पर शेयर थे और नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, तो 10,000 × 2, तो ये हो जाएगा 20,000 से। ठीक है जी। फोर्थ हो जाएगी आपकी, अब आप अलॉटमेंट मांग तो लिया, अब आप अलॉटमेंट को मिलने की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो ये भी वही जितना मांगा उतना मिल गया, 10,000 × 2 20,000 से। और अब 5th एंट्री, अब आप फर्स्ट कॉल को मांगने की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 10,000 इंटू, और अब आप देखिए फर्स्ट कॉल पे कितने हैं, 3 रुपीज पर शेयर है, तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30,000 से। और सिक्स्थ एंट्री है आपकी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज है तो 3 रुपीज से हो जाएगा, जितना मांगा उतना मिल गया, तो ये 30,000 से हो जाएगा और ये भी 30,000 से हो जाएगा। सर सेकंड कॉल पे 2 रुपए, तो मैंने कहा बस, तो सेकंड कॉल की 2 रुपए से मांगने की एंट्री कर लो। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000। और इसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, तो जितना मांगा हमको उतना मिल गया, तो ये हो जाएगी 10,000 इंटू 2 से 20,000। खत्म सर, बस इतना ही था। मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा बोलो सर, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत इजीली लिखा और बहुत इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन जब हम इसको बुक में से करते हैं तो बुक में इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज में लिखा होता है, हमें समझ नहीं आता, तो सर वैसे क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना है, एक एक पॉइंट करवा के आपका कंसेप्ट पहले मैं क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद आपकी बुक के जिस तरह से आपको एक लंबे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ऐसे पूरी लैंग्वेज लिखकर आपको पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से समझाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके आपको आदत लग जाएगी कि इस तरह से लैंग्वेज पढ़कर हमको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो आपको किसी भी राइटर की बुक में से जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप बने रहे एक एक क्लास के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर, धीरे धीरे करके आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।